मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री के जी सुरेश जी से हम सबको अपना पाथेय प्रदान करें। मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय विद्या भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री गोविंद चंद जी महंत जी, विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय सोमनाथ सचदेव जी, हमारे अग्रज और प्रेरणा पुंज पूर्व सांसद, लेखक, चिंतक, विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी, सुरेंद्र अत्री जी, शमशेर जी, ऋषिराज जी, सुदेश ठाकुर जी, इस सभा में उपस्थित विश्वविद्यालयों के आदरणीय कुलगुरु, निदेशक महोदय, शिक्षकगण, विदुषी बहनें, शोधार्थी विद्यार्थी, गीता जयंती के कुछ ही दिनों के अंदर श्रीमद् भगवद गीता की इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं कुलपति महोदय का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर हम श्रीमद् भगवद गीता को आत्मसात करते और भगवान इसके बजाय कि हम श्री कृष्ण को मंदिरों तक सीमित रखते तो शायद ना गुलामी होता, ना इस तरह के आयोजन की आवश्यकता होती। मैं बधाई देना चाहता हूँ विद्या भारती को कि पूरे देश भर में न सिर्फ आदर्श संस्थाएं जिस तरीके से संचालित किया जा रहा है और एक उत्कृष्ट राष्ट्र के लिए नागरिकों को तैयार किया जा रहा है, अपितु सतत चिंतन मंथन का एक प्रक्रिया भी समाज में प्रवाहित करने के लिए बधाई देता हूँ। आज महत्वपूर्ण इस विषय पर यह बैठक, यह सत्र आयोजित किया गया है। भारतीय, मुझे जो विषय दिया गया है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम फॉर ग्लोबल वेलफेयर, इसमें दो शब्दों को हमें समझना बहुत आवश्यक है। भारत और शिक्षा की हमारी अवधारणा, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का जो नाम है उसका ही अगर हम मूल देखेंगे तो वो भा यानी विश्व को ज्योति प्रदान करने का कार्य जो राष्ट्र करता है, जिस पर यह दायित्व दिया गया है, वह है भारत। पहली बात तो इस भारत शब्द का ही हम लोग प्रयोग करने में बहुत संकोच करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पोस्ट में भारत इंडिया के जगह लिखा तो कुछ शिक्षा जगत से जुड़े आचार्यों ने मुझे कहा कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप भी एजेंडा ड्रिवन, एजेंडा के तहत आप यह लिख रहे हैं। तो मैंने कहा कि भारत के संविधान में जिसकी आप कस्में खाते हैं उसी में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो आपको इस पर आपत्ति क्यों हो रहा है और हमें ही क्यों संकोच होता है, यह अभी तक समझ में नहीं आया। मैं कल पिछले 3 दिन से कर्णावती में भारतीय शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर एक कार्यशाला में था। तो मैंने लिखा कि मैं कर्णावती में हूं। तो कई लोगों ने पूछा कि यह कर्णावती, वहां एक विश्वविद्यालय, उसका नाम है क्या? यानी कि जब तक मैं अहमदाबाद नहीं लिखूंगा तब तक जो है उनको वो समझ में नहीं आएगा। अगर हम शिक्षित होकर भी समझदार होने का दावा करते हुए भी आज भी हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारे अंदर उस गुलाम वृत्ति को, उस दास वृत्ति को
पोषित करता है, तो उस पर हमें चिंता करने की आवश्यकता है। लोकमंथन जब भाग्यनगर में हुआ तो मैंने कहा कि मैं भाग्यनगर जा रहा हूं। तो कई लोगों ने पूछा कि ये भाग्यनगर किधर है? तो जब तक हैदराबाद नहीं समझाऊंगा तब तक नहीं। लेकिन श्रीलंका के लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमको सिलोन कहिए, सिलोनीस कहिए। म्यांमार के लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमको बर्मीस कहिए। हमको बर्मा क्यों नहीं कहते? हमारा नाम तो अंग्रेजों ने बर्मा रखा था, लेकिन हम ही ये कहते हैं भाई हम तो इंडिया है। तो शुरू वहीं से हमें करना चाहिए कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो यह शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या मात्र नौकरी दिलाना है? शिक्षा का उद्देश्य केवल जीवन यापन का एक मार्ग है? समस्या यह है कि हम मूल भाव को समझे बगैर कुछ विषयों को लेकर जो है चर्चा जरूर करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा, मैंने किसी से पूछा, वो बहुत एक आचार्य महोदय भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बहुत व्याख्यान देते हैं। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब ये भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य क्या है? हम भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों सिखाना चाहते हैं अपने विद्यार्थियों को? उन्होंने कहा कि हमें अपने इतिहास पर गर्व होना चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं, मैं जहां तक समझ पाया हूं, हम भारतीय ज्ञान परंपरा इसलिए सिखाना चाहते हैं क्योंकि विश्व के और भारत के सभी समस्याओं का समाधान उस ज्ञान परंपरा में निहित है। यह मुझे समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा विद्यार्थी, मेरा शोधार्थी भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करे, ताकि हमारे भारत की समस्याएं और विश्व की समस्याओं को समाधान वो कर सके। उनमें समाधान है, वो गर्व का भावना देने के लिए नहीं है। वो भी है अपने इतिहास के बारे में, परंपराओं के बारे में। अंग्रेजों ने 2-3 चीजें की जिन्होंने हमारे अंदर वो जो दास्ता का भावना है उसको मजबूत किया, बहुत योजनाबद्ध तरीके से किया। एक शिक्षा को पूरी तरीके से एक व्यवस्था, सिस्टम, जिसमें सरकार की एक बहुत बड़ी भूमिका है। दूसरा, सभी धर्म क्षेत्रों पर, मंदिरों पर, धर्मस्थलों पर सरकार का हस्तक्षेप और आधिपत्य। और तीसरा, हथियार आप रख नहीं सकते सरकार के अनुमति के बगैर, और सरकार तय करेगी कि किसको हथियार रखना चाहिए, नहीं चाहिए। आपने पूरी तरीके से हमारे सभी अधिकारों को छीन लिया। यहां परंपरा रही है, शिक्षा कभी शासन के अंतर्गत नहीं रहा है हमारे यहां। चाहे गुरुकुल हो या विश्वविद्यालय हो, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, किसी मौर्य शासन ने या गुप्त वंश ने जो है उसको प्रायोजित नहीं किया था। समर्थन देते थे लेकिन प्रायोजित नहीं किया था, ना वो सरकारी संस्थाएं थी। हम विश्व गुरु इसलिए बन पाए क्योंकि सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं चलते थे। समाज पोषित था। आज भी अगर आप उज्जैन में सांदीपनी आश्रम के अवशेष बचे हैं, आप वहां कभी जाइएगा तो आज भी वर्णन है उन 64 कलाओं की जो हमारे विद्यार्थियों को सिखाया जाता था। आज हमारा बच्चा या बच्ची अगर हड़ताल हो गया या कोविड जैसे, ईश्वर ना करे, कोई महामारी आ गई तो मैगी के सिवा कुछ नहीं खा पाएगा।
हम ना खाना बनाना जानते हैं, हमारे बच्चे न तैरना जानते हैं, ना हमारे बच्चे जो है युद्ध कला जानते हैं। हमारे शिक्षा पद्धति ने उनको पंगु बना दिया है। घर के काम के लिए बढ़ाई के बगैर वो अपना घर का काम नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं सिखाया है हमने। प्रायोगिक जीवन में हमने कुछ थ्योरीज उनको सिखा दिया और उनको बता दिया बस आपको नौकरी के लिए यह करना है। उस परिभाषा के अंतर्गत तो विश्व को नेतृत्व देना तो बहुत कठिन है। क्या है भारतीय ज्ञान परंपरा? हिंदी में हम ज्ञान कहते हैं, संस्कृत में ज्ञान कहते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा बीजेपी, आईकेएस नहीं है, वो इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो सिस्टम नहीं है साहब, वो एक परंपरा है। उसको समझने की आवश्यकता है। वो हर जगह है विद्यमान। और अगर शिक्षा से अगर हम सिर्फ विद्यालयों को और महाविद्यालयों को ही अगर हम शिक्षा का केंद्र मानेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। शिक्षा का जो मूल केंद्र है वो परिवार है। भारतीय शिक्षा के अवधारणा में पहला गुरुकुल बच्चे का जो है वो उसका परिवार है। क्या हम उस परिवार के माध्यम से उसको शिक्षा दे रहे हैं, या सिर्फ साल में एक बार पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाकर बच्चे का शिकायत क्या है, बच्चे को शिकायत क्या है, इसका निवारण का एक माध्यम 15 मिनट के लिए विद्यार्थियों से बात करना। अभिभावक समझते हैं हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, पीटीएम अटेंड कर लिया। क्या यहीं तक है उनका दायित्व? क्या उनका इससे बहुत ही व्यापक दायित्व नहीं है? क्या उसके बारे में हम जागरूकता पैदा कर रहे हैं? क्या आपकी भी एक महत्वपूर्ण महती भूमिका है? समाज की क्या भूमिका है? हमारे मंदिरों की क्या भूमिका है? शिक्षा एक सामूहिक प्रयास है, वो समाज से हटके नहीं है। कुछ वर्ष पहले एक सेवा प्रकल्प ने एक अस्पताल शुरू किया किसी क्षेत्र में, और कोई अधिकारी, संगठन के अधिकारी उसकी समीक्षा कर रहे थे। तो उनको प्रभावित करने हेतु अस्पताल का जिनको दायित्व दिया गया था, उन्होंने कहा कि देखिए पहले हम 200 मरीजों को देखते थे, अब हम 1000 मरीजों को देखने लगे हैं, यानी कि हमारा कार्य बढ़ गया है। तो उस अधिकारी ने कहा कि मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुआ यह सुन के। अगर आप मुझे बताते कि आपके अस्पताल के खुलने के बाद 200 मरीज की संख्या 20 हो गई है, तब मैं समझता कि आपका अस्पताल सफल है। अगर मेरा शिक्षा का मंदिर खुलने के बाद उस क्षेत्र का निरक्षर व्यक्ति अगर साक्षर हो जाता है, तो मैं समझूंगा कि मेरा विद्यालय, मेरा महाविद्यालय और मेरा विश्वविद्यालय ने अपना कार्य किया है। लेकिन अगर मेरे उस क्षेत्र में होते हुए भी अगर उस क्षेत्र में निरक्षरता है, जहालत है, तो वो मेरे लिए लानत है। हमारे आउटरीच एक्टिविटी क्या है एक संस्था के नाते? हम शिक्षा का प्रचार प्रसार क्या उन चंद विद्यार्थियों तक सीमित कर रहे हैं, या एक गुरुकुल के आने के बाद उस क्षेत्र का, उस गांव का, उस शहर का, उस कस्बे का परिवेश बदल रहा है? यह हमारे सामने चुनौती है। हमें इस पर विचार करना होगा, तब जाके हम विश्व गुरु बनेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं
तो वो क्या कुछ पुस्तकों तक सीमित है क्या? न जाने कितने कथाएं, लोकोक्तियां, सब में हमारे जो है ज्ञान छुपी हुई है। आदरणीय राकेश जी भाई साहब ने समर्थ रामदास जी का यहां नाम उल्लेखित किया। उनके जीवन का एक प्रकरण है जहां वे भिक्षा मांगने जाते हैं। तो भिक्षा मांगने जाते हैं तो एक गरीब मां के झोपड़ी में जाते हैं। वो गरीब मां कहती है कि स्वामी जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो समर्थ रामदास जी कहते हैं कि मां, कुछ तो होगा तेरे घर में, जो भी होगा इस पात्र में डाल दे। तो कहा कि बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कहा उन्होंने कि एक काम कर, ये घर के सामने थोड़ी मिट्टी पड़ी हुई है, उस मिट्टी को मेरे बर्तन में डाल दे। उन्होंने वो मिट्टी उठाया और मिट्टी डाल दिया। वो मिट्टी सोना नहीं बना, लेकिन समर्थ रामदास जी ने उस मां को कहा, कहती कि बेटा इससे आपको क्या मिला? मैंने तो मिट्टी डाली है तुम्हारे बर्तन में। कह दिया मां, वक्त बदलने में समय नहीं लगता। आज तुम्हारी झोपड़ी है, कल ये महल बन सकता है, लेकिन तुम्हारी देने की प्रवृत्ति नहीं रुकनी चाहिए। यह मूल्य इन कथाओं में है, क्या मैं ये अपने बच्चों को दे रहा हूं या नहीं। यह देने का भाव, यह मैं अपने बच्चों के अंदर पैदा कर रहा हूं या नहीं। बड़ा प्रश्न यह है। उन मूल्यों को मैं दे रहा हूं या नहीं, या मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी दे रहा हूं उनको। अब तो नए नए टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी आ गई है। हमने उनको कैमरा चलाना सिखा दिया, फलान सिखा दिया, एआई सिखा दिया, एनिमेशन, वर्चुअल इफेक्ट, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एनिमेशन सब सिखा दिया, लेकिन मूल्य नहीं सिखाए। फिर हम विश्व कल्याण की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम उसमें समाज का, माता पिता का, अभिभावकों का, सबकी भूमिका सुनिश्चित करें। हमारे पड़ोस में जो मंदिर है उसकी भी भूमिका है। हमारे बच्चों को हमारे परंपराओं के बारे में शिक्षित करने का, उसकी भी आवश्यकता है। हम किसको शिक्षित कहेंगे? हमारे गांव में पुराने आयुर्वेद आचार्य हैं जो नब्ज पकड़ते ही जो है आपके समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि उनके पास BAMS का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो वैध नहीं है। हम भी उसी पश्चिमी पैटर्न के शिकार हो गए हैं जहां हमने मान लिया कि आपका ज्ञान इज इक्वल टू योर डिग्री। अगर डिग्री नहीं है तो ज्ञान नहीं है। अनपढ़, एग्रीकल्चर साइंस में मास्टर्स MSc किया हुआ व्यक्ति वो चीज नहीं जानता जो खेत में जिंदगी भर जिसने किसानी की है, लेकिन उसके पास डिग्री है, ये एग्रीकल्चर का मास्टर है, वो अनपढ़ है, गंवार है। यह मापदंड क्यों? क्योंकि हमको बताया गया कि जिसके पास सर्टिफिकेट है, जिसके पास डिग्री है, बस वही शिक्षित है। इस अवधारणा को हमें बदलना होगा, तब जाके हम वैश्विक स्तर पर जो है भारतीय शिक्षा का जो है हम लोग स्थापित कर पाएंगे। कई चीजों के बारे में हम जानते जरूर हैं। मुझे याद नहीं है पिछले 40-50 वर्षों में कभी भी मेरे को उदर से संबंधित कोई भी समस्या हुई हो, पहले मेरी
मां और बाद में मेरी पत्नी, मेरी बेटियां, मुझे कभी समस्या हो तो जैत फल को थोड़ा सा रगड़ के दही में डाल के वो मुझे खिला देती हैं, समस्या समाप्त। कभी आज तक मैंने जो है पेट के लिए कोई दवाई लिया नहीं है। इसको आप क्या कहेंगे? पिछले 2 वर्ष पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पद्मश्री मीनाक्षी अम्मा केरल के एक जनजातीय गांव में जो स्नेक बाइट, सांप के डसने से, जो जनजाति क्षेत्र में उनके पास कहां, शहरों में कई अस्पतालों के पास नहीं है स्नेक बाइट का जो है इलाज, लेकिन वो वहीं के वहीं जो है उसका इलाज कर देती है। वो तो 10वीं पास भी नहीं है, लेकिन किसी पढ़े लिखे डॉक्टर से भी जो है, तथाकथित पढ़े लिखे डॉक्टर से भी बेहतर ज्ञान उनके पास है। तो हम ज्ञान को सम्मान जब देंगे, ऐसे लोग आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने की वजह से ऐसे लोगों को हम प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत, ऐसे लोगों को हम अपने विश्वविद्यालय से जोड़ के अपने विद्यार्थियों का ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। मैं 1-2 बात और कहकर अपने वाणी को विराम दूंगा। शोध के भी जो प्रक्रिया है वो सारे ही पश्चिमी मॉडल के हिसाब से ही हमारे यहां होगा। इसमें भी मूल अवधारणा में बदलाव करने की आवश्यकता है, और इस वजह से जाइडस कैडिला और बड़े बड़े फार्मा कंपनियों के प्रोडक्ट तो विदेशी पश्चिमी कंपनियों के, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रोडक्ट को मान्यता मिल जाती है, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया जाता है। हमारे अपने, क्योंकि हमने मापदंड वो रखा है, उस मापदंड के हिसाब में फिट होता है या नहीं। मुझे किसी ने कहा कि आप एक व्याख्यान दे सकते हैं क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन भगवत गीता। मैंने कहा कि यानी कि आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पहले पढ़ेंगे पश्चिमी लेखकों का, और उसके आधार पर आप तय करेंगे कि गीता उसमें कहां फिट बैठती है। यह हुआ मैनेजमेंट टेक्निक्स इन भगवत गीता। यह नहीं है, गीता में जो मैनेजमेंट है वो आप पश्चिम को बताइए। यह नहीं कि पश्चिम के मैनेजमेंट के डेफिनेशन में गीता कहां फिट होती है। उसको हमें इस आउटलुक को बदलना पड़ेगा। किसी बड़े विचारक ने कुछ दिन पहले बहुत अच्छी बात कही थी, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूरज पश्चिम में उदय होता है और पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। ऐसा नहीं है, सूरज उदय होता है इसलिए वह पूरब है, और अस्त होता है इसलिए वह पश्चिम है। यह अवधारणा भारत की, इसको समझने की आवश्यकता है। हमें इन विषयों पर गहन चिंतन की आवश्यकता है, और हमें एक समाज पोषित शिक्षा पद्धति, जिस तरह के गुरुकुल, जिस तरह के विद्या भारती आज के समय में जो कार्य कर रही है, क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी। हमारे एक मित्र हैं, विचार परिवार से काफी सामंजस्य रखते हैं, लेकिन कर्नाटक में कुलपति हैं। बड़े दुख के साथ उन्होंने कहा कि सुरेश जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नाम लेने में, मुंह में अगर मैंने उच्चारण भी किया, मेरे को पीछे से पीटेंगे ये लोग, मैं नाम नहीं ले सकता हूं। अब ये बताइए, तो क्या हम सिर्फ इस नीति के आधार पर हम अपने राष्ट्र का जो है शिक्षा के बारे में सोचेंगे? हां, जब तक नीति है, लागू है, हम उसके अनुसार, उसके अनुरूप कार्य करेंगे, लेकिन हमारा शिक्षा सरकारी नियमों और सरकार के योजनाओं पर निर्भर होकर हम देश को शिक्षित नहीं करेंगे। तभी जाके भारत जो है विश्व में अपनी बात को रख पाएगा।
हमारे यहां वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना है। हमारे यहां, मुझे तो याद नहीं मंदिरों में कभी भी हवन यज्ञ के बाद कभी बताया गया हो कि हम जब नारा लगाते हैं तो यह नहीं कहा जाता कि भारत का कल्याण हो, कहा जाता कि विश्व का कल्याण हो। तो इसलिए विश्व कल्याण तो आत्मनिहित है हमारे हर कार्य में। भारत के कल्याण हो ऐसा संकुचित संकीर्ण सोच हमने रखा ही नहीं। इसलिए जब कोवैक्सीन तैयार किया भारत बायोटेक ने तो बड़ी आलोचना भी हुई, लेकिन हमारे देश के साथ साथ कई लोगों ने कहा कि हमें तो पहले अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, लेकिन इन जरूरतों के साथ साथ जो है हमने बहुत बड़े तादाद में हमने वैक्सीन विदेशों में भी भेजे, खासकर अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के गरीब मुल्कों में। उसके पीछे सोच था कि हम हैं तो विश्व है, विश्व है तो हम हैं, यह सोच था और यही सोच है। और इसलिए भारतीय शिक्षा का भविष्य बहुत उज्जवल है, बशर्ते कि हम उसके मूल को हम समझें, उस उद्देश्य को समझें, जहां का उद्देश्य मात्र वो एक बाई प्रोडक्ट है। नौकरी पाना, जीवन यापन का मार्ग एक बाई प्रोडक्ट है, लेकिन मुख्य उद्देश्य समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए, विश्व कल्याण के लिए कार्य करना है। आपने मुझे, यह ऐसा विषय है जिस पर कई देर तक बातें हो सकती है, लेकिन समय का एक अनुशासन है। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि यहां से जो विचार मंथन हुआ है इसका जो है अवश्य संदेश दूर तक जाएगी और हम भारत के शिक्षा पद्धति के माध्यम से, जब हमने फाहियान और हुइनसांग जैसे वैश्विक विद्वान जो भारत में आकर किसी सरकारी स्कॉलरशिप के कारण नहीं, उनको चीन से या भारत सरकार ने, भारत के राजदूत ने कोई स्कॉलरशिप दिया जैसे अभी आ रहे हैं, इसलिए नहीं आए हैं वो, इसलिए कि इतना हमने पूरे विश्व को आलोकित किया कि वो स्वयं आकर्षित होकर आए। ऐसा शिक्षा पद्धति हम आने वाले दिनों में तैयार करेंगे, इस विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।